नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तबादला ख्याल, मेरा नाम राजा उस्मान ताहिर। आज हम आपसे बात करें कि आज़ाद कश्मीर में पीटीआई हुकूमत को 1 साल मुकम्मल होने को है और गुड गवर्नेंस की क्या सूरत हाल है वहाँ पे, और इसके साथ साथ आपसे बात करेंगे कि बल्दियाती इंतखाबात का जो इशू था उसको अब 30 जून तक तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कम अज़ कम होने चाहिए। तो क्या 30 जून तक ये इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन हो सकेगा या नहीं हो सकेगा? सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के ऊपर अमल होगा नहीं होगा, या हुकूमत आगे इसको लेके जाएगी? इसके इस हवाले से आपसे बात करेंगे। और आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर साफ़ी हैं, तजियाकार हैं, एंकर पर्सन हैं, रोजनामा जम्मू कश्मीर, रोजनामा कश्मीर लिंक के जो एडिटर हैं ख्वाजा मतीन साहब। ये इनकी बड़ी गहरी नज़र है कश्मीर उमूर के हवाले से। ख्वाजा मतीन साहब ने आज हमें टाइम दिया। ख्वाजा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ख्वाजा साहब आपसे डायरेक्ट हम क्वेश्चन करेंगे कि आज़ाद कश्मीर में पीटीआई हुकूमत को 1 साल हो गया है, और इस 1 साल में आप क्या समझते हैं कि जो तरक्याती काम है, जो गुड गवर्नेंस है, उस हवाले से आप अपना तजिया पेश करें, हमारे सुनने वालों को बताएं कि क्या पीटीआई हुकूमत 1 साल में डिलीवर कर पाई है? जी राजा उस्मान ताहिर साहब, जैसा कि आपने बताया कि जो आज़ाद हुकूमत है इसको 1 साल मुकम्मल होने को जा रहा है, तो इसकी इनकी जो कारकर्दगी है, कारगुजारी, उस पर कोई रोशनी डालें। देखिए, बात यह है कि जब से यह हुकूमत बनी तो उस वक्त मरकज़ में इमरान खान वज़ीर आज़म थे, तो सबकी नज़रें थी कि वो किसको वज़ीर आज़म बनाते हैं। इंतखाबात से पहले 2 उम्मीदवार थे वज़ारत उज़्मा के, बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी और सरदार तनवीर इलियास खान। तो फिर देखा हमने कि दोनों वज़ीर आज़म नहीं बने, और फिर कुर्रा एक ऐसे सियासी कारकुन का नाम निकला जिसकी ना किसी तजियाकार ने जिसका तजिया किया था, ना किसी के वहमो गुमान में था। तो सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी वज़ारत उज़्मा के ओहदे पर मुतमक्कन होकर सामने आए। तो जब वो वज़ीर आज़म बने तो उसके बाद हमने देखा कि वाक़यात का एक तसलसल है कि वो कोई कैबिनेट का इजलास बुलाएं, उसमें सरदार तनवीर इलियास शिरकत ना करें, पार्लिमानी कमेटी का इजलास वो कॉल करें तो वो शिरकत ना करें। इसके बाद जब मरकज़ में वज़ीर आज़म इमरान खान को तरीक़े अदम एतमाद के ज़रिए रुख़सत किया PDM की क़यादत ने, तो फिर आज़ाद कश्मीर में भी ये एक बातचीत चली कि यहाँ भी हुकूमत तब्दील होने जा रही है और अपोजिशन यहाँ तख्ता उल्टने में कामयाब हो जाएगी। लेकिन ये तारीख ने एक अजीब मंजर देखा कि हुआ ये कि अपोजिशन तो हाथ धरे बैठी रही, अपने ही वज़ीर आज़म के खिलाफ जो सदर हैं PTI AJK के सरदार तनवीर इलियास, उन्होंने उनको अंधेरे में रखकर, लेकिन जो इमरान खान थे उनकी मंजूरी के साथ वो तरीक़े अदम एतमाद पेश की, तो उसमें वो कामयाब हो। इससे पहले कि वो एक दिन कबल वो रिज़ाइन कर गए सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी, तो फिर वो इंतखाबात उनके लिए उम्मीदवारी को नहीं सामने आया, अपोजिशन उम्मीदवार देने में नाकाम रही। जब ये सरदार तनवीर इलियास खान वज़ीर आज़म बने तो जो मजबूत तरीन आदमी थे उनके साथ थे चौधरी अनवारुल हक। वो शुरू दिन से, जब से वो उन्होंने AJK के चैप्टर में कदम रखा है सरदार तनवीर इलियास खान ने, तो पहले दिन से ही रोज़ अव्वल से उनके साथ थे। स्पीकर चौधरी अनवारुल हक जो चौधरी सोबत अली के साहबजादे हैं, बहुत बड़ा नाम है मिंबर की सियासत में, AJK की सियासत में। तो वो जब साथ देते रहे, लेकिन जब ये अदम एतमाद की तहरीक पेश की तो उस वक्त जब हैरानी हुई लोगों को कि जब बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने, जिनकी लड़ाई थी, रंजिश थी कि सरदार तनवीर इलियास खान अचानक कूद पड़े हैं AJK में, तो मेरे वज़ीर आज़म बनने का रास्ता रुक गया है, लेकिन हमने देखा कि उन्होंने भी अपना वजन सरदार तनवीर इलियास खान के पल्ले में डाल दिया। उस वक्त भी मैंने इस खदशे का इजहार किया था कि ये जो है ना, अब बैरिस्टर सुल्तान और चौधरी अनवारुल हक में तवाज़ुन कायम करना सरदार तनवीर इलियास खान के लिए मुश्किल हो जाएगा। इसी मशक्क़त में लगे रहे जो सरदार अब्दुल क़य्यूम खान नियाज़ी हैं, वो बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी को राज़ी करने की कोशिश करते थे, सरदार तनवीर इलियास खान नाराज हो जाते थे। सरदार तनवीर इलियास खान को राज़ी करते थे तो बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी नाराज हो जाते थे। तो अब वही एक वो फिर मरहला दरपेश है सरदार तनवीर इलियास खान को। अच्छा, ये ख्वाजा की कहानी में एक नया ट्विस्ट आ गया। मतलब ये हमारे सुनने वाले, जानने वाले ये जानना चाह रहे हैं कि क्या ये इनकी तो आपस में बड़ी बन रही थी तनवीर इलियास साहब की और स्पीकर की, और बगौल आपके कि अब उनकी आपस में बन नहीं रही है, और स्पीकर साहब में और वज़ीर आज़म साहब में
आपस में मतलब कोई बीच में दरारें पड़ना शुरू हो गई हैं, ये कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, मैं उसी तरफ आ रहा था जिस तरफ आप कह रहे हैं। अभी ये जिस मरहले पे मैं पहुंचा था अभी वहां ये नहीं आया। अच्छा, जब ये वजीर आजम बन गए तो फिर उसके बाद भी जब बजट पेश किया गया और गवर्नेंस के जो मामलात हैं उनका जो नोटिफिकेशन तो नहीं किया, चेयरमैन गुड गवर्नेंस का जो ओहदा है वो स्पीकर साहब को दे दिया गया। सही। लेकिन फिर हमने देखा कि 2 रोज कबल उनसे हमारी मुलाकात हुई कश्मीर हाउस में, पहली बार इस तारीख में पहली बार जहां स्पीकर चैम्बर का इफ्तिताह हुआ है गैर रस्मी तौर पर। तो स्पीकर साहब अब बाकायदा, जैसे आपको पता है कि वज़ीर आज़म हाउस है, सदर हाउस है, चीफ सेक्रेटरी साहब यहाँ उनके लिए एक दफ्तर है, इसी तरह स्पीकर का भी दफ्तर अब कश्मीर हाउस में, के लिए भी था, आईजी के लिए भी, सेक्रेटरी मालियात स्पीकर साहब को होना चाहिए था, बहुत पहले होना चाहिए। तो लेकिन ये वो उन्होंने इफ्तिताह कर दिया है। लेकिन जब उनसे हम इफ्तिताह की तकरीब में, गैर रस्मी तकरीब थी बस, तो उसमें शिरकत करने के लिए गए, वज़रा भी आए हुए थे। तो उन्होंने जब गुफ्तगू की तो बड़ी हैरानी हुई हमें कि वो तो शदीद नाराज नजर आए वज़ीर आज़म से, अच्छा, उनकी पॉलिसियों से। तो उन्होंने बड़े तहफ़्ज़ात का इजहार किया। वो गुफ्तगू की इमानत है तो इसका यही बयान किया जा सकता है कि वो शदीद तरीन नाराजगी का इजहार किया उन्होंने। स्पीकर साहब ने, चौधरी अनवारुल हक साहब, ये नहीं उन्होंने कहा कि मैं इन पर कोई हमला करूंगा या मैं कोई अदम एतमाद की बात, उनकी तब्दीली की बात नहीं उनकी। उन्होंने बताया हमें, मेरे साथ और भी 2 सीनियर लोग थे, तो उन्होंने बताया कि मुझे इस हुकूमत की जो नारवा सलूक है इस पर बड़े शदीद तहफ़्ज़ात हैं। अच्छा। और जो इंतकामी सलूक मेरे साथ किया जा रहा है। तो अब ये बड़ी अचंभे की खबर है कि पहले जो एक स्मूथली काम चल रहा था, तो अब एक फर्द जिसने शदीद तहफ़्ज़ात का इजहार कर दिया है, शायद ये तहफ़्ज़ात बढ़ते बढ़ते शदीद नाराजगी तक चले गए, लेकिन शायद इसको सुलह कर ली जाए, मामला ठीक भी हो सकते हैं। आपको पता है राजा उस्मान ताहिर साहब, सियासत के सीने में दिल नहीं होता है, ठीक है ना, ये बड़ा बेरहम खेल है। तो यहाँ पगड़ी उछलती है, ये मैखाना है। तो अभी जो फजा बन गई है एक, जिस तरह पहले बनी थी जब सरदार अब्दुल कयूम खान नियाज़ी वज़ीर आज़म बने थे, तो तासर ये गया था, कई जगह उन्होंने इजहार भी किया और गवर्नेंस पे सवालात उठाए थे। बिल्कुल, गवर्नेंस का था। तो गवर्नेंस के सवालात तो उठाए गए थे। तो यही बातें जब स्पीकर साहब से हमारी हुई तो हमने कहा कि गवर्नेंस के चेयरमैन तो आप हैं। तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल, मेरा गवर्नेंस से मामला से मैं 2 माह से बिल्कुल लातल्लुक हूँ। इसकी जो भी इनकी जो कामयाबियां हैं, जो भी इनके नाकामियां हैं, इसके वाहिद जिम्मेदार वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास खान है। हमने उनसे पूछा कि आपका मुस्तकबिल में क्या करना चाहते हैं आप, कोई अटैक? उन्होंने कहा बिल्कुल ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं है, लेकिन मेरी नाराजगी शदीद है। लेकिन क्योंकि पता है आपको कि सियासत में पहले नाराजगी होती है, फिर वो रंजिश तक पहुंचती है और फिर वो एक लड़ाई और झगड़े की सूरत इख्तियार कर लेती है। यही खदशे का इजहार है जो सियासी तजियाकार हैं, जो एजेकी की सियासत को बड़ी गहरी नजर से देखते हैं, कि क्योंकि उनका एक खास मजाज है चौधरी अनवारुल हक साहब का, बड़े अक्खड़ मजाज और जिद्दी आदमी है, किसी की बात नहीं सुनते, मानते नहीं है वो। तो ये जो नाराजगी है ये बढ़ने का ज्यादा इम्कान है। सुलह का दरवाजा तो हमेशा खुला रहता है। ऐसा कहा जा रहा है कि तनवीर इलियास साहब के पास तो ऐसे गुर हैं कि वो बना लेते हैं लोगों को, जो बड़े अक्खड़ मजाज भी हो, कुछ भी हो, उनके पास बड़े खास गुर हैं जिन वो गुर इस्तेमाल करते हुए बना लेते हैं। कई बड़े बड़े को बना लिया उन्होंने, बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी को बना लिया, और हो सकता है अनवारुल हक साहब के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी दूर हो जाएं, उनको भी बना लें। वो क्या कहते हैं आप, जिस ग्रुप की तरफ आप इशारा कर रहे हैं तो वो मेरे ख्याल में वो कारगर साबित ना हो। क्योंकि मैं जितना चौधरी अनवारुल हक साहब को जानता हूँ बड़े करीब से, अच्छा, तो वो बड़े दरवेश आदमी हैं। वो जब स्पीकर पहले भी बने थे 2006 में, जब वो PML के टिकट से मुंतखब वो कराए थे, मिनिस्टर भी रहे, स्पीकर भी बने, सही। तो उन्होंने अपनी स्पीकरशिप की तनख्वाह नहीं ली थी, ठीक है। इसके बाद जो उनकी तनख्वाह का पैसा जमा होता रहा अकाउंट में, तो फिर उन्होंने एक मस्जिद वहां बनवाई है, अच्छा, असेंबली हॉस्टल में। वेरी गुड। तो एक और बात आपको बताऊं जो उनके हवाले से है, कम लोग जानते हैं ये बात, कि स्पीकर भी पेंशन का अहल है एजेके में। तो इस पे उनका मौकफ है, इस पे खालिद इब्राहिम मरहूम का भी यही मौकफ था कि ये तो 60 साल जो बंदा 60 साल की उम्र में रिटायर्ड होता है, जो 30-35 साल एक अदारे को देता है पेंशन का हकदार वो है। तो उन्होंने कहा मैं 1-2 साल स्पीकर रहा हूं तो ये मेरा राइट नहीं है। वो पैसे भी पड़े हुए हैं, निकलवाए नहीं है। वो कहते हैं इस पे मेरा राइट नहीं है, मैं पेंशन का हकदार नहीं हूं, मैं 30-35 साल सर्विस में, मैंने 2 साल 1.5 साल स्पीकर रहा हूं। तो वो इस तरह के आदमी हैं
तो उनको शायद वो गुर बता रहे हैं आप, उनको मोहब्बत से उनको राजी किया जा सकता है, गुरुओं से नहीं। गुरुओं से बड़ा मुश्किल है। गुरु वो खुद बड़े गुरु हैं इस हवाले से ना। सही बात। वो आपको 2006 की असम्बली में वो जितनी भी तरीके अदम एतमाद की तहरीकें आई थी अदम एतमाद की, तो उसमें इनका भी मरकजी बड़ा रोल रहा है। और ये तहरीबकारी जो सियासी तहरीबकारी उसमें खास मलका रखते हैं। तो उनके बारे में वज़ीर आज़म साहब उनको बड़ी खूब बखूबी जानते हैं। इनके साथ उसका बड़ा दोस्ती, बड़ा गहरा तल्लुक हो गया था। वो आए रोज उनके घर में होते थे, सेंटोरियस में लेके जाते थे। तो वज़ीर आज़म साहब भी उन्हें बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन वो मेरा ख्याल है जो उनकी जो बहुत ज्यादा कुर्बत हो गई है बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब हैं, तो आज भी उन्होंने इफ्तिताह किया है ड्राई पोर्ट का, इकट्ठे किए सदर वज़ीर आज़म। तो इनमें तवाज़ुन कायम रखना मुश्किल हो जाएगा सरदार खान के लिए। स्पीकर साहब को आईनी ओहदा है, वो एक खास कस्टोडियन है, शायद वो बुला भी सकते हैं, चले भी जाते हैं तकरीबात में। लेकिन ये कुर्बत की अब जो ये कुर्बत है, एक वक्त था वो बातें काफी ऑफ द रिकॉर्ड ही रहनी चाहिए, क्योंकि जो निजी मजलिसों में गुफ्तगू होती है वो ना मीडिया की जीनत कभी नहीं बननी चाहिए, ना किसी सहाफी को भी ऐसा करना चाहिए। तो जो इनकी पहले दूरियां थी, बड़ी रंजिशें थी इनकी, तो वो सारा मैं जानता हूं इस बात को। तो मैंने जैसे कहा आपको कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता, तो आज उनकी बड़ी कुर्बत है। तो इस कुर्बत की ये चौधरी वजह अनवर हक साहब भी हो सकते हैं। और कल कला को अगर कोई इस तरह का मिसहैप होता है, कोई सियासी हादसा होता है, तो ये कुर्बतें हैं। किसी को अगर वो एक आंख ना भाएं तो उसका तो हम कोई इलाज नहीं कर सकते। आज हम बात ये कर रहे थे कि गुड गवर्नेंस के हवाले से, और ख्वाजा साहब ने तो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज हमें दे दी है कि बीच में ये जो स्पीकर साहब का और वज़ीर आज़म साहब का मामला आ गया है। तो इसमें ख्वाजा साहब ये बताइएगा मुझे कि ये आखिर स्पीकर साहब की जो नाराजगी का इजहार किया है, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, मतलब क्या बुनियादी क्या पॉइंट्स थे जिनको उन्होंने मतलब नाराजगी का इजहार बनाया है या तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार बनाया है? वो क्या चाह रहे हैं वज़ीर आज़म साहब से? कैसे ऐसे कौन से इक़दाम हैं जो वो नहीं कर पा रहे हैं, या गवर्नेंस के मामला हैं, तरक्याती कामों के मामला हैं जिसके ऊपर स्पीकर साहब मुतमईन नहीं हो रहे हैं, या कौन से ऐसे इश्यूज हैं जिनके ऊपर स्पीकर साहब को तहफ़्फ़ुज़ात है? वो जो उन्होंने कुछ शार्ट चीजें बताई हैं, और उनके बुनियादी सवाल ही गवर्नेंस के हवाले से है। अच्छा, गवर्नेंस अच्छी नहीं है, मतलब गवर्नेंस अच्छी नहीं है, और जो तर्ज हुक्मरानी है कि फाइलों के अंबार लगे हुए हैं और वज़ीर आज़म दस्तखत के लिए मौजूद नहीं है। क्योंकि तो इस हवाले से तर्ज हुक्मरानी पे उनका सवालात हैं। गवर्नेंस के हवाले से कि वो बीच में कई दिन गायब हो जाते हैं, तो फिर वो सारा निज़ाम हुकूमत जो है वो रुक जाता है, मरम हो जाता है। तो ये पीएम साहब फाइलों के ऊपर साइन क्यों नहीं कर रहे? मतलब उनका तो काम है। वो जारी बात है, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं वज़ीर आज़म साहब, उनकी मसरूफियत भी है। तो आपको पता है कि वो सियासत में तो 1 साल कबल ही वो उन्होंने कदम रखा है। इससे पहले उन्हें एक ओहदा मिला था चेयरमैन जो इन्वेस्टमेंट बोर्ड का पंजाब में, फिर वो मामले खसूसी बने। तो बेसिकली वो एक ताजिर हैं, बिजनेसमैन हैं। तो आपको पता है जो फुल टाइम लोग सियासत करते हैं, तो उनका ओढ़ना बछोना दिन रात, वो आपको उनको रात को 3 बजे उनके घर चले जाएं तो आपको मिलेंगे। तो सियासत एक बड़ी लंबा जो है कसरत है, ये बड़ी लंबी मशक्कत रियाजत करनी पड़ती है इसके लिए। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं शॉर्टकट ख्वाजा साहब के तनवीर इलियास साहब को सियासत की वो रियाजत, वो रमूज, वो अभी तक मतलब वो नहीं सीख पाए हैं? जो नहीं सीखना तो नहीं, काफी चीजें सीख गए हैं। अच्छा, वो इनके सीखने की इस बड़ी तेज है ये जो मैंने महसूस किया है ना। सही, अच्छा। सरदार तनवीर इलियास खान बड़ी तेजी से सीखते हैं। अच्छा, माशाल्लाह। आप देखे ना कि उन्होंने क्या, तो सर अभी तो उनको आए हुए देखे ना, साल हुए, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको वक्त दिया जाए, मजीद सीख जाएंगे वो। नहीं, हमें तो कोई इतराज नहीं, रियाजत भी वो 5 साल रहे, 10 साल रहे। ये तो मैं बात कर रहा हूँ उनके जो करीबी साथी थे, उन्हीं की बात है, हमारे तो कोई हमारा तो कोई लेना देना नहीं। वो अगर देखें उनकी पार्लियामानी पार्टी उन पर मुतमिन है, उनको वोट दिए लोगों ने, तो बनाया, तो वो एक तरीका वही है कि वो अपना जो इत्मीनान का वोट वापस ले ले, उनकी पार्लियामानी पार्टी जो अपनी हमायत है वापस ले ले, तो फिर नहीं रहेंगे। ये तो देखें पीटीआई की पार्लियामानी पार्टी ने फैसला करना है। वैसे हमारी गुफ्तगू जो है बड़ी दिलचस्प मरहले में दाखिल हो रही है। तो अब अगर इनके स्पीकर साहब के तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं होते हैं, उनके जो मामलात हैं, खदशात हैं, वो दूर नहीं किए जाते हैं, तो आने वाले वक्त में क्या आज़ाद कश्मीर की सियासत को किस नज़र से आप देख रहे हैं?
अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि चौधरी मकबूल गुजर को आप वज़ीर-ए-आज़म साहब ने फारग किया, और उनका वज़ीर-ए-आज़म साहब का मौक़िफ़ ये था कि इन्होंने जो है ना वो ज़बान जो इस्तेमाल की है पार्लियामेंट्री पार्टी के इजलास में वो अच्छी नहीं थी। अब वो भी अलग हो गए हैं, और न्याज़ी साहब का जिस तरह उनको हटाया गया वो अलग मामला है। अब स्पीकर साहब के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो अपनी जगह पे कायम हैं। तो अगर ये सारे मामला बीच में से शायद कुछ और मामला भी निकल आए आहिस्ता आहिस्ता, तो ये आप सियासत का रुख जो आज़ाद कश्मीर का है पीटीआई हुकूमत का, वो आप किस तरफ जाता देख रहे हैं? देखिए, एक बड़े चंभे की बात थी मेरे लिए एज ए जर्नलिस्ट के जब वफाक में पीटी की हुकूमत खत्म हो गई, पंजाब में भी खत्म हो गई, तो यहाँ बाआसानी पीटीआई ने अपना वज़ीर-ए-आज़म तब्दील कर लिया। हाउस ओपन हुआ, लेकिन अपोजिशन जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी पर मुश्तमिल है उससे खातर खा फायदा नहीं उठा सकी। ये सरदार तनवीर इलियास खान की सलाहियत ही कह सकते हैं इसे आप, वो जो जिसका जिक्र किया आपने गुर, तो उनका ही कमाल था। और इसके साथ जो उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट हासिल थी, जो स्ट्रेटेजिकली जो जिसने स्ट्रेटजी बनाई थी वो चौधरी नवारुल्लाह की थी। तो इसी वजह से ये वजीर आजम, बड़ी हैरानी की बात थी कि इनका वजीर आजम बन जाना जब हुकूमतें पीटीआई खो रही है। वफाक में उनकी हुकूमत खत्म हो गई, पंजाब में खत्म हो गई, तो उन्होंने वजीर आजम पर माना। जैसा कि आपने जिक्र किया है कि चौधरी मकबूल साहब का जो उन्होंने तल्ख कलामी की कैबिनेट में, तो उनको वजारत से बरतरफ कर दिया गया। उसके हवाले से हमारी इतला है कि वो जल्द दोबारा उठा रहे हैं। अच्छा, वापस आ रहे हैं? वापस आ रहे हैं कैबिनेट तो में। मकबूल गुजर साहब के लिए भी मतलब अजीब सी बात होगी कि उनको एक तरफ बरतरफ किया जाता है, वो दोबारा वजारत के लिए फिर आ जाए। यही जो मामला है, जो देखिए ना, जो पॉलिटिकल सोच और अप्रोच का ये जो मामला है ना, आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट में आप गए तो आपने कहा जी हम ना इंतखाबात करवा रहे हैं 2 माह में, आपने खुद तारीख दी, ठीक है। तो फिर नदानी इसे कहते हैं, जो नातजर्बाकारी है, तो उस पर आपने एक शेर असल गुफ्तगू की बजाय, तवील मशावरत की बजाय अपोजिशन के झांसे में आकर तो आपने 15वीं तरमीम पेश की कि हम डिले करने का एक तरीका ढूंढा कि हम ऐसा करते हैं कि जो बलदियाती इलेक्शन डिले कैसे करें। पहले फैसला ये था इसको डिले किया जाए, उसके बाद ये मशवरा है कि डिले, आपको सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, वो मानना पड़ना है। शेड्यूल जारी हो गया है, 28 सितंबर का शेड्यूल जारी कर दिया इलेक्शन कमीशन ने, तो अब इसको कैसे डिले किया जा सकता है। तो फिर ये सारा इन्होंने मशवरा करके तो फैसला किया कि हम इसके लिए 15वीं आईनी तरमीम लेकर आते हैं, बलदियाती इलेक्शन कमीशन बनाते हैं, कमीशन बलदियात का तकर्रर करते हैं। तो फिर जब ये मामला चला गया, कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी, जो कायमा कमेटी बनी थी। मतलब इलेक्शन कमीशन के जो इसमें मामला थे और उसके जो इख्तियारात थे, ये 15वीं आईनी तरमीम इसलिए पेश की जा रही थी कि इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात लेके एक जो बलदियाती इंतखाबात के वो बलदियाती इलेक्शन कमीशन बना दिया। ये तो एक आईनी अदारा ना, वो बनाना था हुकूमत के अंडर कि वो बनाए, और इसके लिए हमें 4-5 माह का वक्त मिल जाए या शायद बाद में बिला टाली जाए। अच्छा, अब जबकि वो जब चला गया मामला, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को इलेक्शन कमीशन ने अपना वो जो था शेड्यूल, उसका नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिया था। फिर कुछ दोस्तों ने समझाया कि ये आप अदालत से टकराव हो सकता है, तो फिर यकदम आपने वो वापस ले ली 15वीं आईनी तरमीम, और फिर सुप्रीम कोर्ट से जाकर दरखास्त की। उन्होंने 1.5 माह का और वक्त दे दिया। अब उन्होंने हुक्म दिया है कि 30 नवंबर से कबल जो आजाद कश्मीर में बलदियाती इंतखाबात करवाए जाएं। लेकिन जब कोई आप इकदाम ना तजर्बाकारी की वजह से इकदाम उठाते हैं, जब उसको आप वापस लेना पड़ता है, तो इससे आपकी सुबकी होती है। इससे फिर लोग आप पर ना तजर्बाकारी के ताने कसते हैं। मतलब इनके जो मुशीरान थे, उन्होंने गलत मशवरा इनको दिया, और ये 15वीं तरमीम इनको पेश ही नहीं करनी चाहिए थी। पेश इकदाम आप पहले सोच समझ कर करें। बिल्कुल बड़ी हैवी कमेटी बनी, कायमा कमेटी में, जिसमें अपोजिशन लीडर सैयद लतीफ अकबर साहब थे, जो सदर मुस्लिम लीग नून है, शाह गुलाम कादर साहब थे, जिसमें साबिक वज़ीर आज़म राजा फरूक हैदर खान थे। बड़ी हैवी कमेटी, ख्वाजा फरूक साहब सीनियर तरीन आदमी है, वो थे। तो इतनी हैवी कमेटी ने रिपोर्ट दे दी कि ये ठीक है, बनाए इसे, उन्होंने पास कर दिया कमेटी ने। लेकिन फिर हुकूमत ने वो बिल वापस ले लिया, जो मशीर इत्तलात हैं रफीक निगर साहब, उनके जरिए वो वापस ले लिया गया। तो इससे सुबकी का सामना, बिल्कुल। जैसे अभी जो मिनिस्टर की बात कर रहे चौधरी मकबूल गुजर साहब, तो इनको बरतरफ किया। अब ये जब 2 रोज बाद या 3 रोज बाद दोबारा हाल उठाते हुए नजर आएंगे, तो फिर इस तरह के जो इकदाम होते हैं, तो फिर इससे जब आप
अपने इकदामात को रिवर्स करते हैं, यू टर्न लेते हैं, तो फिर आप पर फिर ये इल्जाम आता है कि ये सुबकी का सामना करना पड़ता है। इल्जाम क्या आना है, तो आपको सुबकी का सामना करना पड़ता है। तो ये इस तरह की सुबकियां फिर हुकूमत को फिर इस तरह पीछे लेकर जाती हैं, और उसकी जो आवाम में एक तासर होता है, उसकी रिट ऑफ गवर्नमेंट जो है वो कमजोर होती है। अच्छा ख्वाजा साहब, एक और बड़ी अहम खबर गर्दिश कर रही है कि सुनने में आ रहा है कि वज़ीर आज़म साहब की जानिब से कौमी खजाने से नई गाड़ियां खरीद के वज़रा को, और जो इनके कायमा कमेटीज के जो मेंबरान है, चेयरमैन है, मेंबरानी चेयरमैन, उनको ये गाड़ियां तकसीम की गई हैं, और बड़ी तादाद में ये गाड़ियां तकसीम की गई हैं। कुछ लोगों को गाड़ियां नहीं मिल पाई हैं, वो नाराज भी हुए। इस हवाले से कुछ आपके पास एक खबर भी है, वो अगर आप हमारे नाज़रीन से शेयर करें तो। नहीं, वो देखिए कि कायमा कमेटी का जो सरबराह होता है, चेयरमैन, जो कमेटियां हैं, पार्लिमानी कमेटियां असेंबली की, तो पार्लिमानी सेक्रेटरीज जो मुकर्रर किए गए मुख्तलिफ महकमों के, जो वजीर नहीं बन सके, आपको पता है कदगन है एजीके में कि आप 16 से ज्यादा वज़रा नहीं बना सकते, बिल्कुल, तो वो एक कदगन है। तो फिर क्योंकि लोग नाराज होते हैं, आपको पता है छोटा सा इलाका है, अब असेंबली भी छोटी सी है, बिल्कुल इतना बजट भी नहीं होता, तो वो इस हवाले से उन्होंने पार्लिमानी सेक्रेटरीज बना दिया मुख्तलिफ महकमों के। हालांकि उनका किरदार बड़ा ही महदूद होता है असेंबली में। पार्लिमानी सेक्रेटरी का काम होता है कि वजीर ना हो तो उस महकमे का, जैसे जेल खाना जात का पार्लिमानी सेक्रेटरी है जी, तो अगर सेक्रेटरी मुझे उसका सवाल का कोई जवाब असेंबली में कोई देना हो तो वो दे दे। तो इस दफा हुआ ये है, जो अचंभे की बात है कि उनको गाड़ियां, उनका भी इस्तेहकाक है, पार्लिमानी सेक्रेटरी का भी इस्तेहकाक है कि उनको सरकारी गाड़ी दी जाए। लेकिन इस बार वो बड़ी कोई 70 लाख 80 लाख, कोई 65 लाख इस तरह की कीमतों की नई गाड़ियां लाकर, मतलब पहले पुरानी गाड़ियां तो थी। अच्छा, वो भी एक लतीफा आपको सुनाऊं तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल ही मुझे कोई बता रहा था, उन्होंने कहा पुरानी भी गाड़ी रखें और नई भी रखें, क्या बात, दोनों रखें। और लतीफा ये हुआ कि वो गाड़ियां पार्लिमानी सेक्रेटरीज को दे रहे थे, तो उसमें हुआ ये कि वो गुलाम मुहीउद्दीन दीवान साहब लाहौर से आए हुए थे, वो भी कि असेंबली की इस्तेहकाक कमेटी है, उसके चेयरमैन है, तो वो कहीं चले गए, पीर जो पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं पीर मदर सईद साहब, तो उन्होंने किसी को कहा कि यार मेरी चाबी भी लेना। चाबियां बकायदा अच्छा तकसीम की हैं, जैसे एम्बुलेंस की चाबियां नहीं दी जाती कहीं, ये पहली दफा मैंने देखा, वैसे लतीफा ही हुआ है। तो वो इसी तरह चाबियां बांटी उन्होंने बकायदा, उसकी फुटेज है सोशल मीडिया पे है सारी, देखी है, खबर तो नहीं जारी की उन्होंने, लेकिन वो फुटेज गर्दिश कर रही है, गाड़ियां चाबियां तकसीम हो रही है। वज़ीर साहब तो गाड़ी ले गए, वो दीवान साहब हमारे दोस्त हैं बड़े अच्छे, लाहौर से MLA हैं, तो वो जब पीर मदर सईद साहब आए तो उन्होंने कहा जी मेरी गाड़ी के, वो तो दीवान साहब ले गए, तो उस पे वो बड़े शदीद नाराज हुए, जी मेरी गाड़ी कहाँ है, मेरी गाड़ी देंगे, वो मेरी गाड़ी ले गए। तो उन्होंने कहा वो मेरा भी, जैसे आप पार्लिमानी सेक्रेटरी है, मैं इस्तेहकाक कमेटी का चेयरमैन हूं असेंबली का, तो वो उनको कहा गया, उनका मैं नहीं वापस करता। तो पहले आपको पता वो सीनियर तरीन आदमी है, इनको 5-6 बार वो इलेक्शन जीत कर लाहौर से, बल्कि अपोजिशन जब नून लीग का बड़ा सख्त दौर था, वहां हुकूमत थी उनकी, वहां उस वक्त भी उन्होंने इलेक्शन जीता है। तो उनको वजीर भी, मैं समझता हूँ कि हुकूमत को उनको उनकी सीनियरिटी जो है उनको मद्देनजर रखना चाहिए, उनको मिनिस्टर को, लेकिन उनके पास तादाद महदूद है, वो उससे ज्यादा बना नहीं सकते, ये भी मसाइल हैं। तो फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने हुक्म दिया कि 24 घंटे में नई गाड़ी खरीद कर पीर मदर सईद साहब को दी जाए। क्या बात। हाँ, तो वो मेरे ख्याल में कल तक गाड़ी उनको भी, वो भी वसूल कर लेंगे अपने। देखिए राजा उस्मान ताहिर साहब, ये कोई भी मिनिस्टर है, पार्लिमानी सेक्रेटरी है, ये उसका राइट है, जो भी इस्तेहकाक है उसे, कोई कमरा मिलता है, रहायश मिलती है, लेकिन जो हुकूमतों की तब्दीली का मतलब हमारे एजेके में हुक्मरानों ने समझ लिया, ये तब्दीली नहीं है, इसको आप तब्दीली नहीं कह सकते। तब्दीली ये होती है, चेहरे बदल गए, पहले राजा फरूक अदर थे, आज तनवीर रियाज साहब उस गाड़ी में बैठे, ये नहीं है तब्दीली। तब्दीली ये है कि आम आदमी की जिंदगी पर फर्क क्या पड़ा है, आम आदमी की जिंदगी बदलती है कि नहीं बदलती है, उसको रिलीफ कितना दिया आपने। सही, बिल्कुल। एक बंदा है, मतलब देखिए ना, मैं पंजाब की मिसाल देता हूँ, भारतीय पंजाब की, तो उन्होंने कहा जी इस दफा आप 200 यूनिट जो बिजली है वो फ्री है हमारी तरफ से, बड़ा रास्त फायदा पहुंचाने का तरीका उन्होंने निकाला, तो लोगों को आसानी पैदा करें। एजीके छोटा सा इलाका है, यहाँ 28 अरब रुपए बजट है सालाना, ठीक है ना जी, पिंडी डिवीजन से छोटा है, यहाँ देखें तरक्याती बजट जो है वो 28 अरब है, 28 अरब है, 45 अरब रुपए का बजट बन रहा है, वो तो 1.5 खरब बजट है,
जो तनख्वाहों की बात में जाता है, जो नॉर्मल मिजानिया है वो तो बहुत ज्यादा है। ये जो तरक्याती बजट की जो खर्च होने वाला है उसकी बात कर रहा हूँ। तो पिछली भी हुकूमतों ने उनकी भी तरजीह नहीं रही। जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, राजा फरूख आदर साहब बड़े बुलंदोबाग दावे किया करते थे, लेकिन वो मायूस किया उन्होंने, मुझे बिलखुसूस मायूस किया, अवाम को भी मायूस किया है, मुस्लिम लीगी कारकुनों को भी मायूस किया उन्होंने बड़ा सख्त। तो आपके पास वहां आपने ऐसे मंसूबे बनाने हैं जिससे रियासत अपने पांव पर खड़ी हो जाए। मैं आपको इसकी मिसाल देता हूं कि एक पिंडी डिवीजन से आबादी के लिहाज से छोटा खिता है, यहाँ एक इसको मॉडल बनाना कोई इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसको बनाया जा सकता है। उसमें आपको दो शोबे हैं, एक तो ज़राअत का शोबा है, कोई तवज्जो नहीं, हर जिला में दफ्तर है, वहां जाता ही कोई नहीं, फैसिलिटीज नहीं लोग। मुझे ये बताएं। और दूसरा लाइफ स्टॉक का शोबा है। ये दोनों शोबों पे अगर फोकस कर लें, आजाद कश्मीर के हुक्मरान, मकबूजा कश्मीर का जो फ्रूट है वो पूरे इंडिया में जाता है। ये वही इलाका है ना, मिला इलाका ना, बिल्कुल पानी की कमी है। टूरिज्म एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री हमारे यहाँ हो सकती है। दुनिया टूरिज्म का नाम बहुत लेते हैं ना, मैं आपको बताता हूँ टूट के आती है दुनिया यहाँ टूरिज्म के लिए। लोग जाते हैं, यहाँ फैसिलिटीज नहीं है, सड़कें टूटी हैं, कोई रिजॉर्ट नहीं है, कोई होटल्स नहीं है, कोई मोटर्स नहीं है, कोई रिहाइश की जगह नहीं है। लोग जाके कहाँ करें, जलील होते हैं लोग, किसी लोग जाते नहीं है। देखिए फैसिलिटीज हो, चेयर लिफ्ट लगी हूँ, होटल्स हो, मोटल्स हो, सड़कें आपकी नीट एंड क्लीन हो, शीशा हो, लोग टूट के सयाह जाएंगे, वहां के मकामी लोगों को रोजगार भी मिलेगा, हुकूमत को ज़रिए मुआवजा भी मिलेगा और मामला भी ये भी कह रहे हैं ना, वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि टूरिज्म अथॉरिटी बना रहे हैं। ठीक है, उसके हवाले से कुछ लोगों के तहफ़्ज़ात हैं, जिसका उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं कि लोगों को जमीनें अलाट कर दी जाएंगी जंगलात की वन विंडो के जरिए, इससे पूछा नहीं जाएगा, वो भी लोगों के तहफ़्ज़ात। लेकिन मैं जैसे तीन शोबे हैं, ये लाइफ स्टॉक का और ज़राअत का, टूरिज्म का। ये जो ज़राअत है, देखिए वहाँ पानी का कोई मसला है। जब यहाँ से रावलपिंडी से सब्जी और फ्रूट के ट्रक कश्मीर की तरफ जाते हैं, मुझे दिखाई देते हैं ना, तो यकीन करें मेरा सर पीटने को दिल करता है। अफसोस होता है, अफसोस। ये वो लोग ना, इकबाल ने कहा था मौसम अच्छा पानी वाफर जमीन जरखेज, किसने अपना खेत ना सींचा वो कैसा दहकान। कश्मीर में पानी की कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं, अच्छा, जमीनें जरखेज हैं, जमीनें जरखेज हैं। कश्मीर का सेब या कोई फ्रूट लाहौर की मंडी में जाए तो लोग उस पर टूट कर पड़ जाए। बारिश होती है रोज, दूसरे तीसरे दिन बारिश होती है, तो उसका जायका। लेकिन क्या है कि वहाँ हाड़ियां, जो हाड़ी गल का इलाका है, यहाँ लाखों दरख्त है, पेवनकारी को नहीं कर रहा, उनको बीमारी पड़ती है, सारा फ्रूट जाया हो जाता है। ये अगर अच्छे तरीके से इसकी कोई मैनेजमेंट की जाए, ये सारा मंडियों में आए, तो देखें इससे ज़रा मुबादला आपको हासिल होगा, डेफिनेटली आप कर्जा देने के काबिल हो जाएंगे किसी को। सही बात है। लेकिन अभी भी जो कश्मीर में बिजली पैदा होती है, कश्मीर की जरूरत तो बहुत थोड़ी है। बहुत सही बात। इसका मतलब है कि बिजली में खुद कफील है और साथ पाकिस्तान को भी दे रहा है, दे रहा है ना जी, दे रहा है, तो फ्रूट क्यों नहीं दे सकता। अच्छा, अब आते हैं दूसरा, जो मैं लाइफ स्टॉक की जो सबसे अहम बात है। देखिए यहाँ एक एक मैं जानता हूँ ऐसे होटल्स हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद में, जिनकी डिमांड है कि रोज हमें 20 बकरे, 30 बकरे, 40 बकरे रोज उनकी डिमांड है। कश्मीर में मुझे ये बताएं कि कोई फार्म हाउस बनाने में कोई अमर मन है? बिल्कुल, हुकूमत क्यों नहीं सरपरस्ती करती? सही बात है, ठीक है ना, हुकूमत को आगे। अच्छा देखें वहां गोट फार्म बनाए आप, अच्छा उसके लिए आपको लहदा से कोई, यहाँ तो पंजाब में जब ये आप काम करते हैं तो आपको उसके लिए चारे के लिए खेत चाहिए बहुत बड़ा, उसके लिए आपने वो चारा लगाना है वहां। यहाँ तो जंगलात ही इतने, जितने भी लोगों ने अभी भी जो करते हैं भेड़ बकरियों का काम, तो बल्कि यहाँ से पूरे पंजाब से काफले जाते हैं, लाखों जंगल जाते हैं। ये बड़ा अच्छा टॉपिक आपने इसको भी छेड़ दिया है, बात हमारी लंबी हो जाएगी। इसको, ये लाइफ स्टॉक टूरिज्म और ये जो ज़राअत का शोबा, इसको हम तफसील से डिस्कस करेंगे अपने अगले व्लॉग में। ऐसा ना हमारे जो देखने वाले हैं बोर ना हो जाएं। हमारी असल जो बात कर रहे थे वो हमारी पीटीआई हुकूमत की गुड गवर्नेंस के हवाले से, बाकी मामला के हवाले से। लेकिन आज हमने बड़ी अच्छी आपसे ब्रेकिंग न्यूज़ ये हमने नाज़रीन के लिए मिली है कि स्पीकर साहब के तहफ़्फ़ुज़ात हैं पीएम साहब के ऊपर, और इससे पहले ये खबर कभी भी नहीं निकली। और पीएम साहब और स्पीकर साहब के जो आपस में कहा जा रहा था, बड़े शीरो शकर हैं आपस में, और ये पहली दफा ऐसा हुआ है कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए। और अब नाज़रीन इसका जो फॉलोअप है वो हम आपको देंगे कि इनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं स्पीकर साहब के, वो दूर हुए, वो नहीं हुए, क्या मामलात है, पीटीआई की गवर्नमेंट के आने वाले दिन कैसे रहेंगे, और क्या इनके मामलात आपस में बन पाएंगे,
या मजीद कोई बुरानी कैफियत का शिकार हो जाएगी हुकूमत, इसके लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ। अपना दोस्तों रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। ख्वाजा साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू और नाज़रीन आपका देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी।